नमस्कार मित्रों, स्वागत है करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज़ में। आज है 3 मई। 2 मई के करंट अफेयर एनालिसिस हमने स्किप किया था क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे, एक दो थे, इसलिए आज हमने इस 3 मई के एनालिसिस में ही इनको शामिल कर लिया है। देख लेते हैं हम पहले कौन कौन से आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एक प्रोग्राम है ग्लोफिश, यूनेस्को का, FAO का है, सॉरी, ग्लोफिश, फिर ग्लोफिश के बारे में देखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, यानी आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही देखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, उसको कौन रिलीज़ करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है, ये सवाल एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है। फिर देखेंगे कश्मीर सैफरॉन यानी कश्मीर की केसर के बारे में, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। अगला टॉपिक है किसान सभा ऐप, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। फिर उसके बाद एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो लेबरर्स स्ट्रैंडेड हैं अदर स्टेट्स में, उनको होम स्टेट में पहुंचाया जा रहा है। स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए। उसके बाद हम देखेंगे चकमा एंड हाजोंग क्या हैं, कई बार ये यूपीएससी में पूछे गए हैं, मेंस में भी इन सवाल पूछा गया है, एक बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे हम BCG वैक्सीन, काफ़ी चर्चा में है BCG वैक्सीन, इसमें क्या होता है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो इवेंट है वो है वर्ल्ड टूना डे। इस वर्ल्ड टूना डे को आप समझते हैं टूना क्या है। टूना एक्चुअल में एक मछली है, ठीक है। टूना फिश का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये टूना डे है, उसी मछली को बचाने के लिए मनाया जाता है। FAO जो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशिष्ट एजेंसी है, उसकी पहल पर इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि इसका इतना ओवरवेलमिंग ओवर फिशिंग होती है, इसकी ज़बरदस्त इतनी फिशिंग कर देते हैं लोग कि इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए 2017 से लगातार 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। और UN का एक अनुमान है कि ये टूना फिश है ना, बहुत काफ़ी मिलती भी है, मतलब महासागरों में इसकी जो नंबर हैं वो भी काफ़ी हैं। आउटसाइज नंबर का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में नंबर, बहुत संख्या है इसकी, ठीक। और जो पूरे विश्व के जो देश हैं वे इसके ऊपर डिपेंड हैं 2 कारणों से। क्या कि एक तो ये टूना फिश फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है, यानी जिन देशों में जहाँ मछली खाया ही जाता है वहाँ ये भोजन के रूप में भी काम करती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ मछली कम खाया जाता है वहाँ मछली थोड़ी बहुत मात्रा में इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलता है। अब आप कहेंगे कि मछली से कौन सा न्यूट्रिशन, तो आप बिल्कुल जानते होंगे मनुष्य के लिए सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन जिसे माना जाता है वो है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट न्यूट्रिशन है, तुरंत ऊर्जा देता है आपको, ठीक है, जबकि प्रोटीन लॉन्ग टर्म में ऊर्जा देता है और आपके सेल्स टिश्यूज़ को फॉर्म करता है, निर्माण करता है उनका, यानी ऊतक और कोशिकाएं आपकी बॉडीज में बनती हैं, तो वो प्रोटीन का काम होता है। तो प्रोटीन होना शरीर में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टूना फिश का फूड सिक्योरिटी और इस न्यूट्रिशन दोनों की दृष्टियों से ही इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में लगभग 96 देश ऐसे हैं जहां इस टूना फिश को कॉन्स्टेंटली ग्रो किया जाता है, यानी इसकी निरंतर खेती की जाती है। आप सोचेंगे इस खेत में बोया जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं। कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैदा करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसको ग्रो कराना, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, PC कल्चर है, ऐसे ही एक मराइन कल्चर है, ठीक है। तो समुद्रों में या जो नदी वगैरह हैं, झील हैं, या धान के खेतों में जहाँ पानी भरी है, एक राइस फिश फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। राइस फिश फार्मिंग यानी चावल करने वाले खेतों में पानी तो भरा ही रहता है, वहाँ मछलियों के बीज भी डाल दो तो मछलियाँ भी उसमें पैदा होने लगेंगी, तो एक साथ दोनों को हम लोग कर सकते हैं, चावल भी प्राप्त कर सकते हैं, मछली भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राइस फिश फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आप समझते रहें, यही है राइस फिश फार्मिंग, जो मेन एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर या मैराइन कल्चर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मेन एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से फसलें की जाती हैं और एक्वाकल्चर मैराइन कल्चर में जो समुद्र जीव होते हैं उनकी खेती की जाती है। तो उसमें से टूना फिश को अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखें हम लोग टूना फिश क्या है, तो टूना फिश के बारे में स्पेशली समझने का प्रयास करते हैं। जो टूना फिश है उसमें लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं उसकी, या
टूना और टूना जैसी कुछ मछलियों की कुल मिलाकर के टूना फिश के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी 40 स्पीसीज़ हैं, 40 स्पीसीज़ हैं। वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर यूपीएससी ने पूछ लिया उठा करके कि टूना फिश किन किन महासागरों में पाई जाती है, तो ध्यान रखें अटलांटिक में, इंडियन में और पैसिफिक ओशन में। इसके साथ साथ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में भी पाया जाता है। ध्यान रखें अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है मेडिटेरेनियन सी, यानी एक मार्जिनल सी है, सीमांत सागर है। सीमांत सागर क्या होता है? जब महासागरों के किनारों पर छोटे छोटे जो सागर होते हैं उनको सीमांत सागर कहते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ये सीमांत सागर हैं हिंद महासागर के, क्योंकि दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। ठीक, इसकी जो अमेजिंग क्वालिटी है इस टूना की अमेजिंग क्वालिटी के कारण इस पर थ्रीट पैदा हो गया है, ये थ्रीटेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि इसकी ओवरवेलमिंग ज़बरदस्त डिमांड है। ज़बरदस्त डिमांड कैसे हैं? आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक साल में लगभग 7 मिलियन टूना फिश समुद्र से बाहर निकाली जाती हैं या इनका उपयोग किया जाता है। 7 मिलियन टन टूना फिश, आप समझ रहे हैं? सिर्फ फिश की एक प्रजाति टूना, उसका इतना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। और क्या है टूना फिश के बारे में और समझते हैं। और जितनी भी मैराइन कैप्चर जो फिशरीज होती है, लगभग 20% पार्ट उसका टूना से आता है। जैसे झींगा मछली है, इंडिया की बहुत फेमस है। ठीक है, मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा स्थान रहता है इंडिया में। ज़्यादातर मछली, अंडे, वहीं सब वगैरह ज़्यादा आंध्र प्रदेश सॉरी। इसके यानी अगर पूरे मार्केट में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी फिशरीज़, यानी जितना फिशरीज़ का मार्केट है, मछलियों का जितना बड़ा मार्केट है, उसमें 20% मार्केट सिर्फ टूना स्पीसीज़ का है, यानी टूना फिश की स्पीसीज़ का है। और लगभग जितना भी सी फूड पूरी दुनिया में ट्रेड किया जाता है, यानी सी फूड का जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, सी फूड मतलब समुद्री भोजन, यानी ऐसा भोजन जो समुद्र से निकाला गया हो या समुद्र में उसे उगाया गया हो, तो उसका अगर उसको 100% माने तो 8% ट्रेड किसका होता है? टूना स्पीसीज़ का होता है, टूना फिश का होता है। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त फ़िश है, बहुत रिमार्केबल फ़िश है, क्योंकि ये पानी में लंबी लंबी हाई जंप लगाती हैं, लंबी लंबी छलांग लगाती हैं और एकदम झुंड में चलती हैं, यानी दे ट्रैवल इन ह्यूज स्कूल का मतलब यहाँ झुंड है, झुंड में चलती हैं। खास बात क्या है कि हमारी ही तरह वो समतापी हैं, यानी वार्म ब्लडेड हैं। ठीक, यानी वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि इनके शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जिनका शरीर का तापमान वेरिएबल रहता है, यानी शरीर का तापमान बदल सकता है। जैसे हमारा 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, तो वो फिक्स है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हम कहते हैं बुखार आ गया। चाहे वो गर्मी हो, चाहे जाड़े हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हमारा वो टेम्परेचर फिक्स ही रहता है। अगर उसमें थोड़ा भी वेरिएशन आया तो हमारे लिए दुखद कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ऐसे प्राणी वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। ठीक है, समतापी। और क्या है, बहुत ही एकदम फैमिली टाइप की मछली है ये। क्यों? क्योंकि ये जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन के साथ अपना टीम अप कर लेती हैं, डॉल्फिन के साथ अपने आप को जोड़ लेती हैं, जिससे क्या होता है कि ये शार्क के अटैक से बच पाती हैं। ठीक, और क्या है, देयर मीट इज रिच इन ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ओमेगा 3 क्या है, किसी दिन हम नेक्स्ट वीडियो में कभी इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 क्या है। और क्या है, इस मछली के मीट में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। ओमेगा 3 भी पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती है, विटामिन B12 पाई जाती है, और भी इसके अन्य कई लाभ भी हैं। इन अमेजिंग क्वालिटीज़ के कारण क्या हुआ है, इस टूना फिश की ओवरवेलमिंग डिमांड क्रिएट हो गई है, जिसके कारण इसका ये समझ लो खतरे की स्थिति में आ गई है ये। इसीलिए क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यानी अंगा ने, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 में एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन का जो नंबर था, सीरियल नंबर, वो था 71/124। इस रेजोल्यूशन के माध्यम से वर्ल्ड टूना डे को डिक्लेयर किया गया और इसीलिए 2017 में पहली बार मनाया गया। आपको पता होगा ये टॉपिक यहाँ से हम रिलेट करने जा रहे हैं। जो SDG की संख्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो संख्या है टोटल, वो 17 है, जबकि इसमें टारगेट की संख्या है वो 169 है, यानी कि 169 है। तो SDG का जो गोल नंबर 14 है, जो 14 है, वो किसकी बात करता है? कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन, सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज।
ठीक, यानी जो गोल नंबर 14 है वो लाइफ बिलो द ओशियंस, यानी ओशियंस के नीचे जो जीवन है, उस महासागरों में जो सागर है, महासागरों में जो जीवन है उसको बचाने का हमको लक्ष्य देता है गोल नंबर 14। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टूना फिश डे इज़ इन लाइन विद द गोल नंबर 14 ऑफ एसडीजी, दैट इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं कि ग्लोब फिश क्या है। ग्लोब फिश और कुछ नहीं है, बल्कि ग्लोब फिश एक प्रोजेक्ट है जिसे 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश किसने किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने, जो UN की एक विशिष्ट एजेंसी है। और इस FAO का फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट ये विशेष रूप से इसको फंड करता है या इसकी देखभाल करता है इस प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट का काम क्या होता है? ये प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है अप टू डेट ट्रेड एंड मार्केट ऑन फिशरीज प्रोडक्ट। ठीक, यानी कि जो फिशरी की ट्रेड और जो मार्केट है उसकी अप टू डेट जानकारी प्रोवाइड कराता है। कौन? ग्लोब फिश, जिससे कि विश्व की तमाम संस्थाओं को ये पता चले कि ओशंस के नीचे जो लाइफ है, जो मछली हैं, वो कितने खतरे में है। उसके साथ साथ ग्लोब फिश और क्या करता है? ग्लोब फिश प्रमोट एंड फैसिलिटेट। प्रमोट मतलब प्रोत्साहित करता है, फैसिलिटेट मतलब सुविधा उपलब्ध कराता है। किस किस की? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द सी फूड इंडस्ट्री, यानी जो समुद्री भोजन में जो उद्योग लगे हुए हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं इनसे संबंधित, सी फूड से, उन सबको प्रमोट करता है, उनको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके उनको कुछ सहूलियत प्रदान करता है, क्योंकि बिना सूचना के तो कोई भी चीज़ बेकार है। गवर्नमेंट हुए, स्टेक होल्डर हुए, एकेडमिया हुए, यानी कुल मिलाकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरियस एजेंसीज विच आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लोब फिश। दैट इज अ multi-dollar funded project which is looked by FAO। अब देखते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो आज 3 मई है, तो आज ही के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है, इसका ओरिजिन एंड पर्पस क्या है। आप इस डे के बारे में जानकारी UN के डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 1993 की बात है। दिसंबर 1993 में ये डिक्लेयर किया गया कि हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएं एक। अच्छा, सवाल ये आता है कि ये हम लोग डे मनाते क्यों हैं? तो डे मनाते इसलिए हैं कि किसी भी चीज़ का हम महत्व समझ पाएँ, लोग महत्व समझ पाएँ, जिससे कि उसका संरक्षण किया जा सके, उसके महत्व को हम पहचान पाएँ। दिसंबर 1993 में UN ने, यानी जनरली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही सब डे को डिक्लेयर करती है, तो उसने दिसंबर 1993 में इस बात को डिक्लेयर किया। इसे डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने इस बात के लिए रिकमेंड किया था कि प्रेस अक्सर संकट में रहती है, तो प्रेस में संकट ना आए, क्योंकि जनरली न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो गहन खतरे से हमेशा जूझते रहते हैं। इसलिए उनके खतरों को रिकॉग्नाइज करते हुए, उनके संरक्षण की बात करते हुए, और वैसे भी सूचना के अधिकार को एक हम लोग ऐसा समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट की तरह है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे संविधान में कहीं भी उसे फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं है, बल्कि एक स्टैट्यूटरी लॉ है, स्टैट्यूटरी राइट है हमारे लिए, एक विधिक अधिकार है सूचना का अधिकार। लेकिन फिर भी प्रेस को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मानते हैं ना कि जुडिशरी है यानी न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, और लेजिस्लेचर है यानी विधायिका है। यानी कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये 3 डेमोक्रेसी के अंग माने जाते हैं, 3 अंग माने जाते हैं। तो जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, उसे प्रेस ही समझा जाता है। यानी जो पत्रकारिता होती है, जो मीडिया होती है, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिए इसके महत्व को हम लोग कम करके नहीं देख सकते। और तभी से 3 मई को, यानी 1993 के बाद से ही, यानी 1994 में सबसे पहले बनाया गया था। ये बात ध्यान रखें, लिखा नहीं है या फिर भी आप समझ सकते हैं। इस 3 मई को, एक्चुअल में 3 मई को ही क्यों मनाया जाता है? 3 मई को हुआ क्या था कि एक नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, उसकी राजधानी है विंडहॉक। तो उस 1991 में ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक है 1991 में हुआ था। इस 1991 में यहाँ एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में इस डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक को रिलीज़ किया गया, यानी जारी किया गया, और इसके माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। इसीलिए एक अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, जहाँ जिसे हम ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं, वहाँ अगर प्रेस के बारे में इतनी जागरूकता है तो पूरी दुनिया क्यों नहीं समझती इस प्रेस का इम्पोर्टेंस?
हम लोग देखेंगे भी भारत की स्थिति कितनी खराब है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे में, इंडेक्स में। ठीक, इसे मनाता कौन है, यानी इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है वर्ल्ड लेवल पर? तो जो यूनेस्को है, यूनेस्को ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। और इस बार की जो थीम है, यानी 2020 की जो थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के सिचुएशन में प्रेस की स्वतंत्रता का होना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक प्रेस निष्पक्ष नहीं होगी या न्यूट्रल नहीं होगी तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन आएगी। और एंटोनियो गुतेरेस, जो कि यूएन के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अभी एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 पेंडेमिक वो है तो है ही, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचनाएं हैं, उन गलत सूचनाएं भी एक अलग तरीके की महामारी बनती जा रही हैं। तो पेंडेमिक, मिस इन्फॉर्मेशन भी एक पेंडेमिक है। चाहे जैसी बिना सोचे समझे, बिना पढ़े बस हम लोग उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ अबाउट देम। वो क्या है, हमको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को, हमको फॉरवर्ड उसको करना चाहिए उसको। नहीं तो चीज़ों को पहले पढ़ें और मिस इन्फॉर्मेशन से खुद बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। ये अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया था अप्रैल के महीने में, तब हमने डिस्कस नहीं किया था इसीलिए, क्योंकि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन इसको डिस्कस करने वाले थे। क्या हुआ है कि नॉर्वे लगातार 4वें साल, यानी 4th कंसेक्यूटिव ईयर, चौथे साल लगातार नॉर्वे टॉप नंबर पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसका मतलब यह है कि नॉर्वे पत्रकारों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ उनको कोई खतरा नहीं है। फिनलैंड एंड डेनमार्क ये दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। अगर आप देखें तो ये जनरली नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। स्कैंडिनेविया एक प्रायद्वीप है और वहाँ स्कैंडिनेविया भाषा बोली जाती है। तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये विशेषकर जो 4 देश हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। जनरली यही किसी इंडेक्स में जनरली टॉप रहते हैं। ठीक है, तो बाई चांस अगर तुमको कोई ऑप्शन मिले भी ना, और यही अगर 2-3 में से कोई हो, तो जनरली आप देखते रहिएगा कि इनमें से अगर कोई है तो इनमें से जरूर लगा दीजिएगा पहले नंबर पर। ठीक है, क्योंकि जनरली यही टॉप मारते हैं, सबसे बेटर कंट्री समझे जाते हैं दुनिया के ये। यहाँ सब कुछ सुलभ है, सब कुछ अवेलेबल है। इस प्रेस फ्रीडम पर कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक का क्या प्रभाव पड़ा है, ये हम थोड़ा देखते हैं। इस कोरोना वायरस पैंडेमिक ने प्रेस फ्रीडम को काफ़ी थ्रेटन किया है, काफ़ी डेंजर सिचुएशन में लेके आ गया है, क्योंकि रिपोर्टर्स पूरी दुनिया में काम करेंगे, रिपोर्टर्स यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वो सूचनाएं वहाँ से लाएंगे कैसे? उनको भी तो कोरोना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रेस फ्रीडम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कहीं कोरोना पॉजिटिव केस निकल के आ गया, मीडिया वहाँ पहुँच ही नहीं रही है, सरकार ने उसे दबा दिया, तो क्या होगा? जब तक मीडिया नहीं पहुँचेगी, प्रेस वहाँ नहीं पहुँचेगी, तो हम उसके बारे में जानकारी कैसे पता करेंगे? तो इसलिए इस कोरोना वायरस की पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति में इस प्रेस फ्रीडम को हम लोग इंश्योर कर पाएँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस कोविड-19 पैंडेमिक ने इस प्रेस फ्रीडम को काफ़ी थ्रेटन किया है। ठीक, आगे देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। इस इंडेक्स में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील हैं, वो क्या है कि वो न्यूज़ मीडिया के प्रति मॉडल ऑफ हॉस्टिलिटी बनते जा रहे हैं। यानी क्या समझते हैं, मतलब न्यूज़ मीडिया को कुछ समझते ही नहीं है ये लोग, न्यूज़ मीडिया के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। मतलब कट्टर दुश्मन में भी मॉडल बनते जा रहे हैं उनके। ये समझ के देखो कि ये लोग, यानी यूएसए और जो ब्राज़ील है, यहाँ जो न्यूज़ मीडिया है उसको ठीक से रिपोर्ट तक करने नहीं देते हैं। और जो चाइना है, ईरान है, इराक है और नॉर्थ कोरिया है, यहाँ तो हालत और भी ख़राब है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो 180 रैंक पर है, चाइना 177 रैंक पर है, 177 रैंक पर है। ठीक है, इंडिया 142 रैंक पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है ना। 180 देशों में बताओ इंडिया 142 नंबर पर आ रहा है, और चाइना तो 177 नंबर पर है, नॉर्थ कोरिया 180 नंबर पर है। क्या हालत होगी? मतलब यहाँ पत्रकारिता को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें क्या रहा है? इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया पहले से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। यानी 2019 में इस इंडेक्स में इंडिया का नंबर था 140, लेकिन अब खिसक के 142 पे आ गया है। बहुत दयनीय स्थिति है इंडिया की। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 2019 में किसी भी पत्रकार का, जर्नलिस्ट का कोई मर्डर नहीं नोट किया गया है, जबकि 2018 में पत्रकारों के 6 मर्डर हुए थे। बड़ी दयनीय स्थिति है।
ये बस खुशी की बात बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की रैंक 2 नंबर पीछे चले जाना, हालांकि रैंक का वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर इंडिया के फेवर में बात करें तो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया तो यही सोचेगी ना कि भारत में प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कितना रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको कितना प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। इसे जारी कौन करता है? ये वार्षिक रूप पर यानी एनुअली वार्षिक तौर से जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय पेरिस में। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। 2002 से लगातार जारी किया जा रहा है, यानी इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 2002 में सबसे पहले जारी किया गया था। और क्या है कि ये 180 देशों में यानी 180 कंट्रीज़ में प्रेस फ्रीडम का जो प्रेस को कितनी फ्रीडम मिली हुई है उसका लेवल मापता है, ठीक है, उसका स्तर मापता है कि वो किस स्तर तक की वहाँ स्वतंत्रता है। और क्या है, ये क्या है कि जो मीडिया फ्रीडम है, प्लुरलिज्म है, मीडिया इंडिपेंडेंस है, क्वालिटी ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क है, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, यानी इन सभी मानदंडों पर इवैल्यूएशन करके इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि वहाँ पत्रकारों की सुरक्षा है कि नहीं, वहाँ जो लीगल फ्रेमवर्क है उसकी गुणवत्ता कैसी है, मीडिया स्वतंत्र कितनी है, वो प्लूरलिज्म है कि नहीं। यहाँ प्लूरलिज्म का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी देश में सिर्फ एक ही मीडिया कंपनी हावी हो, मीडिया में डाइवर्सिटी है कि नहीं, वहाँ बहुत सारे चैनल हैं कि नहीं, बहुत सारे अखबार हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। ठीक, तो इन सब का इवैल्यूएशन करके मूल्यांकन करने के बाद इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 180 कंट्रीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को, जो 2002 से लगातार वार्षिक तौर पर रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं हम इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में। इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को हम लोग RSF भी कहते हैं। आप कहेंगे RSF क्यों कहते हैं, तो आप समझ लेना पेरिस में, इसका मतलब फ्रांस में, तो RSF मतलब ज़रूर कुछ फ्रांसीसी भाषा में है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर, यानी कि सीमाओं के पार रिपोर्टर, तभी तो वहाँ ये भी क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी बिना सीमाओं के रिपोर्टर। तो ये इसका अर्थ है। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंच में विदाउट का अर्थ जो फ्रेंच में है वो सेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसे RSF कहते हैं। और जनरली आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा, कोई भी सरकारी या कोई बढ़िया न्यूज़पेपर होगा, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के साथ साथ इस रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर नाम के शब्द का उपयोग करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, यानी फ्रांस की राजधानी है। और ये क्या है, एक लीडिंग इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन है, लाभ के लिए काम नहीं करता है। नॉन गवर्नमेंटल है, इसका मतलब इसमें किसी सरकार की भागीदारी नहीं है। इसका काम क्या है, इट्स सेफगार्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करता है, ये रक्षा करता है, यानी सभी लोगों तक सूचना पहुंचती रहे, ये इंश्योर करने का काम इसका रहता है। अगर कहीं नहीं पहुंच पा रही है, जैसे आप ये फिगर देख सकते हैं, अगर नहीं पहुंच पा रही है तो ये देखता है कि क्यों नहीं पहुंच पा रही है, कारण क्या है। अब देखते हैं इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या मैंडेट क्या है, इसका मुख्य काम क्या है। तो मैंडेट का मतलब होता है अधिदेश हिंदी में। ये क्या करता है, प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है, फ्री, इंडिपेंडेंट, प्लूरलिस्टिक इन्फॉर्मेशन एंड टू डिफेंड मीडिया वर्कर्स, यानी कि जो मीडिया कर्मी हैं उनकी रक्षा करता है। और क्या करता है, फ्री, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, प्लूरलिस्टिक यानी बहुआयामी जर्नलिज्म, पत्रकारिता को बढ़ावा देता है। और ये जो बात करता है ना कि भाई प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये इसकी जो एडवोकेसी है या जो इसका जो झंडा है वो इस आधार पर करता है, क्योंकि एक्सेस टू न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज़ राइट ऑफ एवरीवन, प्रत्येक का अधिकार है न्यूज़ तक पहुंच और सूचना तक पहुंच। ठीक है, और प्रेस की स्वतंत्रता की बात UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है UN का, उसका आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। और भारत में भी आर्टिकल 19, भारतीय संविधान का भी आर्टिकल 19(1) का भी ए, ध्यान रखें, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1 का भी सब आर्टिकल ए और ए का भी ए, इसमें है
प्रेस की स्वतंत्रता, यानी राइट टू प्रेस फ्रीडम। ठीक, बात को ध्यान रखें। यानी यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के ही आर्टिकल 19 में ही है प्रेस की फ्रीडम। ठीक, और क्या है, ये कहता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये बात इस बात को करता है कि भाई राइट टू रिसीव एंड शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर इज राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। कुल मिलाकर के सूचनाओं को साझा करना, आदान प्रदान करना बिना सीमाओं के, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, और न सिर्फ व्यक्ति का बल्कि पूरी मानवता के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास सूचना है तभी तक आप जिंदा हैं, नहीं तो सूचना नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक, सबसे खास बात क्या है, जो रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर है, यानी RSF लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। तो रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर है या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, इसको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है। कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब इसको सलाहकारी स्तर दिया गया है। कहाँ कहाँ? यूनाइटेड नेशंस में, यूनेस्को में, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनिया, यानी इतने संगठनों में इसको कंसल्टेटिव स्टेटस भी प्राप्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई प्रेस से संबंधित कोई पॉलिसी या कोई रेजोल्यूशन लेके आएंगे ये संगठन, तो निश्चित ही रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर्स से ज़रूर ये कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ आपकी क्या राय है। ठीक है, रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर ने RSF को स्थापित किसने किया था? RSF को स्थापित 1985 में रॉबर्ट मेनार्ड, रेमी लॉरी, जैकिस मोलिनाट एंड एमिलिन जुबिन्यू, इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। हालांकि आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कश्मीरी सैफरॉन, केसर। सबके मुंह में पानी आ गया होगा केसर के नाम से। सैफरॉन, कश्मीर सैफरॉन, केसर। हाल ही में क्या हुआ है कि इस कश्मीर सैफरॉन को GI टैग दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। GI टैग का मतलब क्या है? GI टैग का मतलब होता है किसी भी विशेष उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान दिलाना। यानी कोई यूपी में खेती करता है सैफरॉन की और कहे कि ये कश्मीरी सैफरॉन है, तो ये गलत होगा, और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के माध्यम से पता लगा लिया जाएगा कि ये कश्मीर का सैफरॉन नहीं है, बल्कि ये लोकली कहीं उत्पादित किया गया है। कश्मीर में जहाँ सैफरॉन उगती है उसको करेबा कहते हैं। जिस ज़मीन पर, जिस क्षेत्र में उगाई जाती है कश्मीर में, उसे करेबा कहा जाता है। करेबा क्या है कि जैसे मान लीजिए ये झील है, ठीक है, इस झील से एक नदी गुजर रही है। ठीक, अब क्या हुआ कि नदी के कारण यहाँ मिट्टी का डिपोजिशन हो गया, सॉइल डिपॉजिट हो गई, तो यहाँ क्या है कि मिट्टी जमते जमते यहाँ थोड़ा हाईलैंड बन गया है। इन्हीं झील में जमे हुए निक्षेपों को, यानी सॉइल डिपोजिशन इन लेक थ्रू द रिवर्स डिपोजिशन इज कॉल्ड करेबा। कहने का मतलब है कि नदियों के द्वारा जो झीलों में निक्षेप उत्पन्न किए गए हैं उनको करेबा कहते हैं, और इसी करेबा में कश्मीर की इस सैफरॉन का उत्पादन होता है, कल्टीवेटेड की जाती है, हार्वेस्टेड की जाती है। और आप सोच के देखें कि दुनिया में जहाँ भी सैफरॉन की खेती होती है, जहाँ भी, कई देशों में होती है, ग्रीस में, स्पेन में, ईरान में, कई जगह इस केसर की खेती होती है। इस केसर की खेती कई जगह वो तो होने दो, लेकिन कश्मीर सैफरॉन इज़ द ओनली सैफरॉन, इस केवल एक ऐसी सैफरॉन है, कश्मीर की सैफरॉन, जो 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर होती है, मीन सी लेवल से, यानी औसत समुद्री स्तर से। ये 1600 से, मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 1.6 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर एबव ऊंचाई पर होती है। बाकी इतनी ऊंचाई पर कहीं खेती नहीं होती सैफरॉन की, सिर्फ कश्मीर में ही होती है। कश्मीर सैफरॉन की ही ये खासियत है। और ये क्या है, ये विशेषकर कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि और भी डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, लेकिन स्पेशली ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। और इस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरॉन। यह ध्यान रखें, बाई चांस कहीं पूछ ले जाए कि कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो द लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरॉन कहते हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि यहाँ कश्मीर सैफरॉन को स्पेशली उगाई जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में सैफरॉन आया कहाँ से, तो सैफरॉन को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है 1st सेंचुरी BC में, यानी कि 1 शताब्दी ईसा पूर्व में सेंट्रल एशिया से कुछ माइग्रेंट्स आए थे, कुछ प्रवासन करने वाले लोग थे।
उनके द्वारा यहाँ वो कश्मीर घाटी में रुके, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, इसके जस्ट ऊपर अफ़गानिस्तान है, इधर अपना ही बच्चा पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब स्थान है, तो सेंट्रल एशिया कहलाते हैं सारे स्थान। ठीक, तो यहाँ से लोग आएंगे, सबसे पहले कहाँ आएंगे? कश्मीर में। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसको यहीं बो दिया। और यहाँ ऐसा यही माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेंट्स आए थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ कश्मीर में इस सैफरन को बोया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका नाम है बहुकाम। ठीक है, विशेषकर अमरकोश में इसको बताया गया है। अमरकोश ये संस्कृत है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसको बहुकाम नाम से, यानी कि सैफरन जो है इसको बहुकाम कहा जाता है। अब कश्मीर सैफरन के 3 टाइप हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं? एक लच्छा सैफरन, लच्छा केसर, एक मोंगरा सैफर, एक गुची सैफरन। ठीक है, यानी ध्यान रखें कौन कौन से हैं? लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुची केसर। केसर का मतलब सैफरन। ठीक है, इनमें इनकी क्या खासियत है? क्या खासियत के लिए कोई बहुत खासियत नहीं है, इतना डीप सवाल नहीं पूछा जाएगा। इन्फॉर्मेशन थी इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी 3 प्रजातियां हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं बाई चांस कि कश्मीर सैफरन के क्या फ़ीचर्स हैं। इसके जो रेशे होते हैं ना, उनके रेशे को आपने अगर केसर खाई होगी तो ज़रूर उसमें देखे होंगे, वो रेशे होते हैं लंबे लंबे से। ठीक है, तो इसका जो रेशा से जो होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ध्यान रखें, स्टिग्मास। ठीक है, तो ये स्टिग्मास है। स्टिग्मा माने तो नहीं, तो जनरली स्टिग्मा माने उलझन होती है, यानी अगर इस स्टिग्मा से हम लोग एस हटा देंगे तो फिर उलझन हो जाएगी। लेकिन जो केसर का रेशा होता है उसे स्टिग्मास बोलते हैं। ठीक, तो कश्मीर जो सैफरन होती है, कश्मीर की जो केसर होती है, वो उसका स्टिग्मा होता है वो काफ़ी लंबा भी होता है और थिकर यानी मोटा भी होता है। ठीक, और इसका जो डीप रेड कलर यानी गहरा लाल रंग होता है इसका, थोड़ा सा हाई अरोमा यानी बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, बिटर फ्लेवर भी होता है इसका। और जो इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है, यानी इसको बिना केमिकल के ही इसको बेचने लायक बनाया जाता है। और क्या है, इसमें जो क्रोशीन होता है, जो कलरिंग स्ट्रेंथ है, क्रोशीन होता है, उस क्रोशीन की स्ट्रेंथ हाई होती है, यानी कि इसका कलर लाल है तो बहुत जल्दी फीका नहीं पड़ने वाला है। और क्या है, इस केसर की हाई मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि केसर बहुत गर्म करता है और ताकतवर भी होता है। जब भी आपके यहाँ कभी छोटे बच्चे रहे होंगे तो छोटे बच्चों को जनरली क्या होता है, दूध में केसर घोल के पिलाया जाता है। केसर खाना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगी भी है, काफ़ी गर्म भी करती है, यानी इसकी सीरत बहुत गर्म है। तो अपना बहुत ही 2-4 ऐसे ही खिलाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो कब आपने कभी खाई हो या खिलाते हुए देखा हो तो अच्छी बात है। एक नई इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि ईरान जो है, यानी ऐसा नहीं है कि केसर अगर कश्मीर में होती है तो कश्मीर टॉप पर है, ईरान है। ईरान में विश्व में सबसे ज़्यादा खेती होती है केसर की। और चौंकने वाली बात तो ये है कि ईरान में लगभग 90 से 94% यानी 90 से 94% विश्व की पूरी केसर सिर्फ यहीं हो जाती है। दूसरे नंबर आता है स्पेन का और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया का। ठीक है, तो सबसे टॉप सैफरन का जो प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो कौन है? ईरान, एंड फॉलोड बाई स्पेन, एंड इंडिया रैंक एट 3rd, यानी इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर स्पेन आता है। अब देखते हैं हम किसान सभा ऐप क्या है। किसान सभा ऐप के बारे में समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आज नई दिल्ली में है, ये CSIR का ही एक सेंटर है। इस CSIR के इस सेंटर ने किसान सभा ऐप किया है। इस किसान सभा ऐप को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है कि जो फार्मर्स हैं अभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उनकी इधर से उधर अपने फसल को, सामान को इधर ले जाना, मंडी ले जाना, या मंडी से कुछ लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी टूट गई है, वो ब्रेक हो गई है। यानी इधर से उधर वो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ख़राब, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब जगह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद है। तो फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए किसान सभा ऐप डेवलप किया गया है, जिससे कि फार्मर्स को कनेक्ट कर पाएँ सप्लाई चेन और फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन से, इससे उनको कोई भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जिससे और क्या है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारे यहाँ रोबस्ट सप्लाई चेन बनी रहेगी, नहीं तो पता चला इसेंशियल खाने पीने की वस्तुओं की ही दिक्कत आ जाएगी। तो सिर्फ इसके बारे में इतना सा ही है। बाकी है एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। ये छोटे छोटे इशू इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि इनका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इवेंट्स हैं, ये न्यूज़ हैं, ये पेपर में बहुत कम पूछी जा सकती हैं, पेपर में पूछने की संभावनाएँ बहुत ही कम है। फिर भी डिस्कस करने का कारण ये है कि बाई चांस कभी यही पूछ ले कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी श्रमिकों के लिए, तो उसका क्या नाम था, तो नाम ही पूछ ले, तो कम से कम आप नाम जरूर ध्यान रखें जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बाकी और अगर थोड़ा सा सवाल को और कठिन बनाएगा तो होगा क्या
कि पूछी जाएगी तो पहली ट्रेन कहाँ चलाएगी, तो जो पहली ट्रेन चलाई जा रही है वो तेलंगाना से झारखंड के मजदूरों को लेकर के आएगी। तो ये बात ध्यान रखें बस, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अब बात करते हैं हम लोग चकमा एंड हाजोंग की, कि चकमा कौन है और हाजोंग कौन है। अगर आप लोग को पता हो तो ज़रा आप बताइए। देखिए, जो चकमा है और जो हाजोंग है दोनों ही इंडिया के नहीं हैं, बट फिलहाल इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में रह रहे हैं। चकमा कौन है? चकमा पहले हम ये देख लेते हैं चकमा कौन है, इसके बाद कंटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका संदर्भ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि चकमा और हाजोंग कौन है हमको ये समझ लेना चाहिए। जो चकमा है ना, वो चकमा मुख्य रूप से बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और जो हाजोंग हैं वो हिंदू हैं। कौन है? चकमा बुद्धिस्ट हैं और हाजोंग हैं वो हिंदू हैं। हुआ क्या था, हम लोग एक बार थोड़ा सा मैप बनाते हैं, ठीक। जैसे ये इंडिया है, तो इस इंडिया के बगल में आज यहाँ कौन है? बांग्लादेश। तो इस बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, आज का जो पाकिस्तान है उससे पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। यानी इसको कहते थे वेस्टर्न पाकिस्तान और इसको कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। तो हुआ क्या था यहाँ इतना समझ में आया होगा। इस चित्तगोंग यहाँ यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है, इस ईस्ट पाकिस्तान में एक चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट यानी एक चित्तगोंग नाम की एक पहाड़ी है, आज भी है। इस पहाड़ी से क्या होता है, ये लोग इस पहाड़ी पर ही रहते थे, पहाड़ी के आसपास ही रहते थे। यहाँ से कर्णफूली नाम की नदी बहती है स्पेशली, ठीक है। इस कर्णफूली नदी पर एक कप्टाई डैम बनाया गया था। इस कप्टाई डैम के कारण उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। जब वो डिस्प्लेस हुए तो चूंकि चकमा कौन है? बुद्धिस्ट हैं और हाजोंग हिंदू हैं। और जबकि ईस्ट पाकिस्तान में कौन होंगे, यानी आज का जो बांग्लादेश उसमें कौन होंगे? जो मुस्लिम ज़्यादा होंगे। तो इससे हुआ क्या कि मुस्लिमों ने इनको रिलीजियसली परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी धार्मिक रूप से इनको उत्पीड़न कर दिया। इससे क्या हो गया कि इन व्यक्तियों को ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के, यानी 1960-64 के दौरान ही ईस्ट पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में आना पड़ा, ठीक है। और जब इंडिया में जब ये आए थे तो इनकी संख्या काफ़ी बहुत कम थी, इंडिया में इनकी संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ये तब से लेकर के यानी 1960-65 के दशक से लेकर के 1960 के दशक से लेकर के ये आज तक यहीं अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्पेशली क्षेत्र में बसे हुए हैं। और आज लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 लाख चकमा और हाजोंग रेफ्यूजीज़ हैं, क्योंकि शरणार्थी हैं, इनको अभी नागरिकता नहीं मिली है। अब देखते हैं सीए के माध्यम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो ये शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और जब ये 1964 में जब आए थे, हालांकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 1964 में ही आए होंगे, धीरे धीरे करके आते थे। जब ये आए थे तो चकमा कुल मिला के जब चकमा थे वो 15,000 थे और जो हाजोंग थे वो 2,000 थे। और आज दोनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? लगभग 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो बात ध्यान रखें, चकमा और हाजोंग। कंटेस्ट क्या है कि हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ने यह निर्देश दिया है, मिनिस्ट्री का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी DONER या डोनर बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। यानी इस पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि जो आप सहायता प्रोग्राम कोविड-19 के दौरान चला रहे हैं, जो रिलीफ प्रोग्राम आप चला रहे हैं, उन रिलीफ प्रोग्राम के अंतर्गत इन रिफ्यूजीज़ को भी शामिल कर लो, चकमा को और हाजोंग को। चकमा कौन है? ध्यान रखें, बुद्धिस्ट हैं, और हाजोंग कौन है? हिंदू हैं रिलीजन से। तो ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें, ठीक। जैसे चकमा हैं, हाजोंग हैं, और एक और हैं जैसे जो म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं, ठीक। तो इन 3 लोगों को ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये प्रीलिम्स की दृष्टि से। वैसे भी जब माइग्रेशन का अगर टॉपिक आएगा तब भी आप इन तीनों का उल्लेख कर सकते हैं कि कैसे रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग BCG वैक्सीन पर। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट्टी ग्विरिन। ध्यान से फिर से सुनाएं, बैसिलस कैलमेट्टी ग्विरिन, BCG वैक्सीन। इस BCG वैक्सीन को यूज़ किसके लिए किया जाता है? यूज़ किया जाता है इसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अभी ये खबरों में क्यों है? सॉरी, खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ स्टडी ट्रायल्स के माध्यम से ये बताया गया है कि जिन देशों में शुरुआत में ही टीकाकरण के प्रोग्राम में या ऐसे बोल सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन के जो प्रोग्राम था, उस इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में
जिन देशों में इस BCG वैक्सीन को बच्चों में लगाया गया वहाँ कोविड-19 पेंडेमिक से होने वाली जो डेथ्स हैं और जो केसेस हैं वो काफ़ी कम है। जैसे भारत है, भारत के साथ साथ भारत ने कई अन्य देशों को भी दी थी, तो उन देशों में क्या है ना, जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि BCG वैक्सीन में और शायद कोविड-19 पेंडेमिक में कोई संबंध है। क्या इस BCG वैक्सीन का उपयोग हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए कर सकते हैं क्या? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हम कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए चर्चा में बनी हुई है। BCG मूल रूप से ट्यूबरक्लोसिस के लिए उपयोग की जाती है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ध्यान रखें, ठीक। और हम इसका नाम देखेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा। जनरली क्या होता है, BCG वैक्सीन, जो BCG वैक्सीन है वो लगाई किस में जाती है, जैसे जैसे बच्चों का जन्म होता है तब, यानी क्लोज टू द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी कि कुल मिला के बच्चों के जन्म के समय ही लगाई जाती है। एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था कैलमेटी, और एक उसका असिस्टेंट या बाद में जो कलीग भी बना उसका नाम है कैमिली ग्विरिन, ठीक। तो आप ध्यान रखें, BCG का नाम क्या था, बैसिलिस कैलमेटी ग्विरिन, ठीक है। तो नाम आ गया ना BCG। बैसिलिस क्या है, बैसिलिस इसमें बैक्टीरिया है, यानी इसमें जिंदा बैक्टीरिया है, क्योंकि वैक्सीन में हमेशा जो चीज़ होती है वो जिंदी ही होती है जनरली, लेकिन कमज़ोर बैक्टीरिया है। हम लोग बता चुके हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है, आप पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, नहीं तो हम स्पेशली वैक्सीन वीडियो बना देंगे, वीडियो मतलब वैक्सीन काम कैसे करती है। यानी इसमें एक तो बैसिलिस नाम का बैक्टीरिया इसमें लिया गया है, फिर उसके बाद कैलमेटी का नाम जोड़ दिया गया है, फिर ग्विरिन का नाम जोड़ दिया गया जिन्होंने इसे डेवलप किया था, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, BCG वैक्सीन बोल देते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी हाल ही में जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो काफ़ी खबरों में रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से क्या होता है, देखो, पल्स मतलब धड़कन होती है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होती है, और मीटर का मतलब होता है मापने वाला, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि इस पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल आपके अंदर कितना है, इस ऑक्सीजन लेवल को मापा जाता है। ऐसे यदि आपको कोई बीमारी है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है, या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगी, तो इस पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। यदि ऑक्सीजन का लेवल पता चल गया तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है कि नहीं है। तो हाल ही में क्या किया है कि इस पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करने की सिफारिश की है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक के जो केस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग पता लगा लें, क्योंकि उसमें निमोनिया होता है, निमोनिया जैसी स्थिति हो जाती है। निमोनिया क्या होता है, जस्ट हम लोग देखने वाले हैं, पहले इसको परिभाषा जान लेते हैं क्या है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार क्या है कि पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ टेस्ट है, क्या है, टेस्ट यूज टू मेजर ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। इट इज़ ईजी पेनलेस मेजर ऑफ, और ये कैसे मापता है ऑक्सीजन, ये पता लगाता है कि आपकी हार्ट में कितनी ऑक्सीजन जा रही है, आपकी आर्म्स में कितनी जा रही है, आपकी लेग में कितनी जा रही है। कुल मिला के इसका काम ऑक्सीजन मापना है। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स में ये ऑक्सीजन को मापता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन मापता है। और इस टेस्ट को कहीं भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, जैसे कि फिंगर, टॉय, नोज, फीट, ईयर्स, फोरहेड। इट कैन बी रीयूज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर यूज़, यानी इसे रीयूज़ कर सकते हो और आप इसे बाद में डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो। अब समझें एक चीज़ क्या है, निमोनिया क्या होता है कि निमोनिया में आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, कौन, लंग्स प्रभावित होते हैं। जो सामान्य निमोनिया होता है जनरली उसमें फेफड़ों का कुछ ही हिस्सा ख़राब होता है, जिससे आपकी कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं हो पाती है, ठीक है। हालांकि निमोनिया से कुछ बच्चे मर जाते हैं। निमोनिया में क्या होता है, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बच्चों का पेट फूल जाता है, ठीक, जनरली वो छोटे बच्चों को ही होता है सामान्य रूप से निमोनिया। लेकिन निमोनिया में यानी पार्शली लंग्स फेलियर होता है, यानी कम होता है। लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण या कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो निमोनिया होता है वो कम्प्लीटली अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, यानी पूरी तरीके से आपके फेफड़ों को ख़राब कर देता है। इससे क्या होता है, फिर तो ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी उसमें ऑक्सीजन हवा हमारे फेफड़ों में क्या होती है, जो वायु होती है वो शुद्ध की जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन अगर शुद्ध ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, यानी एकदम भयंकर टाइप का निमोनिया मान सकते हैं हम इसे, इसीलिए इसे कोविड निमोनिया भी बोलते हैं। यानी कोविड-19 पेंडेमिक वास्तव में क्या है, देखा ना हम लोगों ने क्या देखा था,
सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है, यानी कि आपके जो रेस्पिरेटरी है वो उसमें इसमें खराबी आती है, यानी आपका जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपका लंग्स खराब हो जाते हैं, पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जनरली जो सामान्य रूप से जो निमोनिया होता है उसमें तो ये होता है कि पार्शली फेल्योर होता है, लेकिन कोविड निमोनिया में पूरी तरह से लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। अब क्या है, अब बताते हैं लोग कि अगर ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आती है, ठीक है, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। आप कहीं भी ध्यान दें कि जब भी आपको कहीं हाइपो शब्द लगा मिल जाए किसी भी चीज़ के आगे हाइपो, तो इसका मतलब होता है कम, और जब हाइपर मिल जाए तब उसका मतलब होता है अधिक। तो यहाँ लिखा हुआ है हाइपोक्सिया, इसका मतलब ऑक्सीजन की लेवल कम है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। ठीक, तो यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल गिरता है, ठीक है, जैसे कोविड-19 अगर निमोनिया होगा तो ऑक्सीजन लेवल तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स काम करना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम पता लगा लेंगे कि इसको बीमारी है कि नहीं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ऐसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं, ठीक। और फिर हमको फिर कोरोना वायरस की टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता लग जाएगा कि इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि जो कोविड निमोनिया होगा तो बहुत कंप्लीटली फेल्योर लंग्स हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन सिस्टम काम ही नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग उसकी डेथ हो सकती है। और जब तक हम सोचेंगे चलो इसका टेस्ट कर लेते हैं क्या होगा, तो टेस्ट वेस्ट के चक्कर में ना पड़ो, इसलिए इस पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करने की लोग सलाह दे रहे हैं, ठीक। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को अभी जो कोविड-19 हुआ था, बीमारी हो गई थी उनको, ध्यान रखें कोरोना वायरस से जो होने वाली बीमारी है उसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं, बार बार हम कोविड-19 कहते हैं। आप सोच रहे होंगे बार बार हम कोविड-19 उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि महामारी है इसलिए कोविड-19 पैंडेमिक। और जिस वायरस से हो रही है उसको वायरस को नाम दिया गया है SARS-CoV-2, ठीक है ये कोरोना वायरस ही, लेकिन SARS-CoV-2 है इसका पूरा नाम, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही हमारी तरफ से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।